हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को क्लास 11th के चैप्टर लेसन्स 4 का जो प्राणी जगत वाला था चैप्टर, उसके बारे में डिस्क्राइब करूँगी। मैंने आपको प्रीवियस वाले जितने भी दो वीडियो जिसके बन चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा हो तो प्लीज़ उसे देखिए। जो ना समझ में आया हो वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो मैंने आपको प्राणी जगत में ये बताया था कि वर्गीकरण का आधार क्या क्या होता है, क्या कौन कौन सी चीज़ें होती है। मैंने आपको सममिति के बारे में, सिमेट्रिकल जिसे कहेंगे, प्राणी गुहा, ठीक है। तो शरीर का आधार मैंने परिसंचरण तंत्र और क्या कहते हैं कि जिसमें बंद परिसंचरण तंत्र, खुला परिसंचरण तंत्र के बारे में बताया था, प्राणी गुहा के बारे में बताया था। बाकी जीव जंतुओं में वर्गीकरण के आधार श्वसन के भी आधार पे होते हैं, पाचन के भी आधार पे होते हैं। बहुत सारे इसके तरीके हैं उनको, ताकि अलग अलग वर्गीकरण या अलग अलग वर्गों में रखा जाए बांट के, ठीक है। तो जैसे अब मैं यहाँ पे क्या पढ़ाऊँगी, मैंने आपको हेडिंग डलवा दिया था क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल, ठीक है। इसके बारे में मैंने आपको हेडिंग डलवाया था प्राणियों के वर्गीकरण के बारे में बताने के लिए, ठीक है। इसे हिंदी में क्या कहेंगे, प्राणियों का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स कहेंगे, ठीक। अब इस वाले में हम लोग क्या जानेंगे कि इसमें जाहिर सी बात है जितने भी क्लासिफिकेशन है उनके बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। कौन कौन से एनिमल्स को या कौन कौन से जंतु को किस वर्गीकरण या किस फाइलम या किस संघ में रखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम टोटल कितने वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे, टोटल फाइलम हम कितना लेंगे, फाइलम को क्या कहेंगे, संघ कहेंगे, ठीक है। टोटल संघ हम कितना पढ़ेंगे, 11 पढ़ेंगे, ठीक है। कौन कौन से एग्जाम्पल के तौर पे थोड़ा बता दे रही हूँ, जैसे पॉरीफेरा हो गया, निमेटोडा हो गया, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, एनिलीडा, इकाइनोडर्मेटा जिसमें स्टारफिश आते हैं, मोलस्का हो गया, प्लेटीहेल्मिन्थीज हो गया, ईटीसी। ये जितने भी वर्गीकरण है इसके बारे में हम लोग हेडिंग डालेंगे। हेडिंग डाल के इनके मुख्य लक्षण के बारे में जानेंगे, ठीक है, और उसके बारे में समझेंगे, ठीक। तो आइए सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं। पहले प्राणियों का वर्गीकरण आप लिख चुके हैं, उसके अंडर लिखिएगा प्राणियों का विस्तृत वर्गीकरण। प्राणियों का विस्तृत वर्गीकरण उपर्युक्त वर्णित मौलिक लक्षणों के आधार पर निम्न प्रकार किया गया है। प्राणियों का विस्तृत वर्गीकरण उपर्युक्त वर्णित मौलिक लक्षणों के आधार पर निम्न प्रकार किया गया है। निम्न प्रकार किया गया है। इसमें फर्स्ट हेडिंग डालेंगे संघ पॉरीफेरा। हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को क्लास 11th के चैप्टर प्राणी जगत लेसन्स 4 के पार्ट 3 के बारे में पढ़ाऊंगी, ठीक है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में यहाँ पे जितने भी वर्गीकरण किस किस के आधार पे होते हैं, जैसे सममिति हो गया, प्राणी गुहा हो गया, ठीक है, कोइलम जिसे कहेंगे, ठीक, और क्या कहते हैं परिसंचरण के आधार पे, और भी जो जंतुओं के वर्गीकरण का आधार होता है वो श्वसन भी होता है, पाचन भी होता है, बहुत सारे चीज़ें होते हैं। मैंने आपको जो मेन थे आपके बुक्स में थे, मैंने आपको अच्छे से डिस्क्राइब करके बताया था। मैंने ये भी बताया था परिसंचरण 2 तरह के होते हैं, पाचन भी 2 तरह के होते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्रीवियस वीडियो पहले इसको देखने से पहले ज़रूर देखें। अब यहाँ पे आपका इस चैप्टर का सच मानिए तो मेन टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। मैंने आपको क्या बताया था, हेडिंग डलवाया था प्राणियों का वर्गीकरण, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। अब यहाँ पे टोटल हम 11 यानी 11 टोटल हम 11 प्राणियों के वर्गीकरण को क्या करेंगे, पढ़ेंगे। उनके फिगर को देखेंगे, उनके जो मेन पॉइंट है उनके नाम वो किस फाइलम से हैं, ठीक है, और उनके फिगर को देख के हम लोग उनके जितने भी मुख्य लक्षण है उसके बारे में जानेंगे। तो पहले मैं बता दूं एक तरीके से शॉर्ट में नाम आपको बता दे रही हूँ। संघ पॉरीफेरा, निमेटोडा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, इकाइनोडर्मेटा, एनिलीडा, मोलस्का, कॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, ये एक्सेट्रा जितने भी हैं हमको टोटल 11 यहाँ पे पढ़ने हैं। एक एक दिन में अगर 2-2 टॉपिक कवर करेंगे तो आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या बनाया है, एक फिगर बनाया है, और हम लोग इसमें पहले हेडिंग आप डालिएगा प्राणियों का वर्गीकरण। हेडिंग जिन्हें इंग्लिश में डालना है वो इंग्लिश में भी डाल सकते हैं। इसे हिंदी में क्या कहेंगे, प्राणियों का वर्गीकरण, ठीक है।
प्राणियों का वर्गीकरण में आप डैश करके इसके अंदर नोट करिएगा, प्राणियों के वर्गीकरण में डैश करके अंदर नोट करिएगा। प्राणियों का विस्तृत वर्गीकरण उपर्युक्त मौलिक लक्षणों के आधार पर निम्न प्रकार किया गया है। प्राणियों का विस्तृत वर्गीकरण उपर्युक्त मौलिक लक्षणों के आधार पर निम्न प्रकार किया गया है। ठीक है, इसमें से फर्स्ट हेडिंग आप क्या डालेंगे, 1 करके, फर्स्ट हेडिंग आप 1 करके क्या डालेंगे, संघ पॉरीफेरा। ध्यान दीजिएगा, नाम में गड़बड़ी मत करिएगा, संघ पॉरीफेरा। बहुत से लोग, आप लोग हाई स्कूल में पढ़े होंगे, जाने होंगे। इसे इंग्लिश में क्या लिखेंगे, फाइलम पॉरीफेरा। ठीक है, पॉरीफेरा, ये आपकी फर्स्ट हेडिंग है, ये आपका फर्स्ट प्राणी है जिसके हम फाइलम या उसके मुख्य लक्षण के बारे में जानेंगे। अब मैंने यहाँ पे एक फिगर बनाया हुआ है, तो संघ पॉरीफेरा का एक स्काइफा नाम का एक एनिमल है या जंतु है जिसके बारे में हम जानेंगे। ये यहाँ पे हमको सबके बारे में, क्योंकि एक ही वर्गीकरण में बहुत सारे आ सकते हैं एनिमल, ऐसा नहीं कि हम लोग सबका फिगर बनाएंगे, आप लोग पता होगा। तो हम लोग यहाँ पे स्काइफा का एक फिगर बनाएंगे, आपको भी अपने नोटबुक पे इसको बनाना होगा, आप इसे बनाएंगे और इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि इस पॉरीफेरा में 2 चीज़ें मेन होती हैं। एक है आपका यहाँ पे लिखा होगा ओस्टिया, जो छोटे छोटे कवर किए हैं, और एक है ऊपर का ऑस्कुलम। क्या है, ऑस्कुलम। ठीक, अब हम इसके बारे में जानेंगे कि ये ऑस्टिया क्या है या ऑस्कुलम क्या है। तो आप संघ पॉरीफेरा के अंदर, इसके अंदर थोड़ा सा लिखिएगा, इस संघ के प्राणियों को सामान्यतः स्पंज कहते हैं। इस संघ के प्राणियों को सामान्यतः स्पंज कहते हैं, अंडरलाइन कर लीजिएगा, स्पंज कहते हैं, पूर्णविराम। यह सामान्यतः समुद्री जल में पाए जाते हैं, यह सामान्यतः समुद्री जल में पाए जाते हैं। वेट, यहाँ पे समझिएगा, ये जो प्राणी है ये चट्टानों पे चिपके हुए समुद्री जल में पाए जाते हैं। मुख्य रूप से ये कौन से समुद्री जल में पाए जाते हैं, तो यह लवणीय समुद्री जल में पाए जाते हैं। प्रैक्टिकल में एक एक नोट्स पूछ लेते हैं। ठीक है, ये सब बहुत काम क्या आगे आपके 12th में, BSc में भी ये आपके काम आएगा, ध्यान दीजिएगा। तो जिसमें लवणता ज़्यादा पाए जाते हैं जिस समुद्र में, वहाँ के चट्टानों पे ये चिपके रहते हैं। मुख्य रूप से ऐसे समुद्री यानी लवणीय समुद्री जल में पाए जाते हैं, बट कुछ पॉरीफेरा के जंतु मीठे जल में भी पाए जाते हैं। ठीक है, फिर कॉमा दे के लिखिएगा, इनका शरीर असममित होता है। मैंने बताया था ना सममित, सिमेट्रिकल के बारे में, वही है यहाँ पे, इनका शरीर असममित होता है। ये सब आधे बहुकोशिकीय प्राणी हैं। ये सब आधे बहुकोशिकीय प्राणी हैं जिनका शरीर संगठन कोशिकीय स्तर का होता है, कोशिकीय स्तर का होता है। पूर्ण विराम करके लिखिएगा, इन प्राणी में जल सूक्ष्म रंध्र ऑस्टिया। ठीक है, ये सूक्ष्म रंध्र है यानी छोटे छोटे रंध्र हैं, और ये बड़ा रंध्र है ऑस्कुलम, इसका अपोजिट। तो इन प्राणी में जल सूक्ष्म रंध्र ऑस्टिया द्वारा शरीर के स्पंज गुहा में प्रवेश करता है। यानी जो वाटर है वो इसके द्वारा क्या होता है, शरीर में प्रवेश करता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसको शरीर में प्रवेश करता है तथा बड़े रंध्र ऑस्कुलम के द्वारा यह क्या होता है, बाहर निकल जाता है। मैं फिर से समझा रही हूँ, वाटर जहाँ भी ये पाए जाते चिपके रहते हैं, यहाँ से वाटर ऑस्ट्रिया के थ्रू इनके बॉडी में जाता है और फिर क्या होता है, ऑस्कुलम के द्वारा फिर ये बाहर निकल जाता है। अगर इसमें जाएगा, इसके बदौलत इसके अंदर जाएगा और फिर इसके थ्रू क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, होता है। अब यहाँ पे और हाँ, एक लाइन और लिखिए, ये उभयलिंगाश्रयी होते हैं यानी हर्माफ्रोडाइट, यानी नर और मादा दोनों एक ही जंतु में होते। इसी में नर होगा यानी मेल और इसी में फीमेल होगा। अब हेडिंग डालिएगा मुख्य लक्षण।
नंबर 1, 2 करके लिखते जाइएगा। फर्स्ट है, ये बहुकोशिकीय जलीय जंतु होते हैं जो साधारणतः चट्टान या किसी ठोस पदार्थ पर चिपके रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इनकी आकृति अनियमित, बेलनाकार, अंडाकार या शाखीय होती है। नेक्स्ट, इनके शरीर में उत्तक नहीं बनते। इनके शरीर में उत्तक नहीं बनते क्योंकि जहाँ पे कोशिका अस्तर संगठन होता है हमारे शरीर पे वो उत्तक बनाते, उसी उत्तक से हमारा अंग बनता है। ये इनमें होता है कोशिका संगठन, लेकिन ये उत्तक नहीं बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इनकी शरीर भित्ति 2 अस्तर की होती है। इनकी शरीर भित्ति 2 अस्तर की होती है। डैश बाहरी अस्तर, डैश करके बाहरी अस्तर, या उसे क्या कहेंगे, एक्टोडर्म। बाहरी अस्तर को क्या कहेंगे, एक्टोडर्म। और आंतरिक अस्तर, आंतरिक अस्तर, इसे क्या कहेंगे, एंडोडर्म। एंडोडर्म। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, ये उभयलिंगी होते हैं। मैंने बता दिया था ये उभयलिंगी होते हैं। नेक्स्ट है, इनमें आंतरिक निषेचन होता है। विकास के समय यह एक लार्वा बनाते हैं जो वयस्क से भिन्न होता है, जो वयस्क से भिन्न होता है। अब यहाँ पे आप उदाहरण डाल लेंगे कि इसके कौन कौन से जंतु हैं। 2 उदाहरण आप लिख सकते हैं। पहला उदाहरण है स्पॉन्जिला और दूसरा उदाहरण है साइकॉन। पहला उदाहरण है स्पॉन्जिला और दूसरा उदाहरण है साइकॉन। साइकॉन। ये आपका कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे आप सेकेंड हेडिंग डाल दीजिएगा। अब आपका सेकेंड हेडिंग यहाँ पे रहेगा सिलेंट्रेटा या नाइडेरिया। सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा या इसे ही हम क्या कहेंगे, नाइडेरिया। नाइडेरिया, नाइडेरिया क्यों कहेंगे, क्योंकि इनका फिगर मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगी, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बताऊं क्योंकि इनके फिगर में टेंटिकल्स बने होते हैं, जिसे दंश कोशिकाएं कहते हैं। इसी के आधार पे इन्हें नाइडेरिया भी कहा जाता है। और संघ आपका नेक्स्ट क्या रहेगा, सिलेंट्रेटा या नाइडेरिया। तब तक आप अपने नोट्स बनाइए। थैंक यू सो मच।